नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए तीसरा जो पेपर है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का तीसरा पेपर, उसकी यूनिट नंबर 1 है, स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो इस पहली यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे और जो आपको पढ़ के जाने हैं वो आप लोगों के लिए इस वीडियो में आज बताया जाएगा। साथ ही साथ आपके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन करें। आपको बीएसटीसी के संबंध में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा जो ऐप है खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप है, उस पे जाइएगा, आपको 20 मॉडल पेपर मिलेंगे, व्याख्या सहित आपके 20 मॉडल पेपर है। और जिस विद्यार्थी को ये डर लग रहा है कि मैं फेल ना हो जाऊँ और इतना सारा मटेरियल मुझे नहीं पढ़ना, तो आप लोग वो 20 मॉडल पेपर पढ़ के भी अपनी अच्छी परसेंटेज बना सकते हो। उसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीटली आंसर सहित लिखा है, जिसमें आराम से आपकी 65-70% बन जाएगी। इससे बढ़िया और बात कुछ नहीं हो सकती। तो जाइए जल्दी से ऐप में जा कर के डाउनलोड कर लीजिए। अब पहली यूनिट है भारतीय समाज में विविधता, असमानता व भेदभाव। चैप्टर का नाम ये याद रखना आप लोग, यूनिट 1 है और तीसरा पेपर आपका है भारतीय समाज और शिक्षा का। इस यूनिट से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, जरा आइए अब आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िएगा। राजस्थान की भूमि का अधिकांश भूभाग कैसा है भाई? तो याद रखना मरुस्थलीय भाग है, यानी रेगिस्तानी भाग है, जिसके अंतर्गत 12 जिले आते हैं। और अब वर्तमान में उन जिलों की संख्या बढ़ करके लगभग 20 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 20 के आसपास हो चुकी है, जिसको हम मरु प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भू क्षेत्र में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो याद रखना ये गंगा का मैदान नहीं है भैया। जबकि देखो मेवात में मारवाड़, हाड़ौती क्षेत्र, ये सब आते हैं हमारे, लेकिन गंगा का मैदान नहीं है। ये राजस्थान का, गंगा हमारी राजस्थान में होकर नहीं गुजरती भाई, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, देखिए, श्रमिक को श्रमिक का भुगतान, श्रमिक जो व्यक्ति है उसको श्रम का भुगतान किए बिना उसके श्रम का उपयोग करना क्या कहलाता है? उसको कहते हैं साथियों बेगार। क्या कहते हैं? बेगार। बेगारी प्रथा आपने सुनी होगी कि व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिया जाता और फ्री में ही, फोकट में उससे काम धंधा करवाया जाता है, वो कहलाती है बेगार। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, वर्तमान में आमतौर पर काम करने के लिए कितने घंटे तय किए गए हैं? तो ये आप लोगों को याद रखना है, वर्तमान में 8 घंटे तय किए गए। जैसे हमारे ऑफिस जो है, या फिर आपका जैसे गवर्नमेंट स्कूल खुलते हैं 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक, ठीक है ना? तो कितना घंटा हो गया भाई? 10 से लेकर के 4, नहीं 6 घंटे का आसपास, सॉरी 6 घंटे का इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, इसमें से प्रसिद्ध समाजशास्त्री कौन है? कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का विकास कहाँ पर हुआ था? तो गंगा के विस्तृत मैदान में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय भाषाओं के प्रकार में सम्मिलित नहीं है। तो 3 प्रकार की भाषा थी, यह प्रश्न हम आगे भी पढ़ेंगे, बात करेंगे। इसमें एथिलियन जो है ये इसका प्रकार नहीं है, जबकि इंडो यूरोपियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविडियन, ये 3 प्रकार राष्ट्रीय भाषा के हैं हमारी, लेकिन इसमें एथिलियन नहीं है भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग, अगला है प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय भाषाएं कितनी है? ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 18 राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है ना, हमारे भारतीय संविधान के अंदर। और 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पर्वतीय भाग में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और याद रखना है आपको, ये कहाँ पर है? गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही के अंदर है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है, ठीक है ना, 1722 मीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खनिज तेल के भंडार कहाँ पर पाए गए हैं? बाड़मेर के अंदर, गुड़ामलानी क्षेत्र में है, बायतू है, ये सब जगह आप राजस्थान जी के जब पढ़ेंगे ना, तो हमारे खनिज संसाधन वहाँ पर, उनमें आप लोग पढ़ेंगे, तो बाड़मेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण का जातिगत आधार कौन सा है? तो शिक्षा, याद रखना आप लोग। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए आ रहा है कि जर्मन ऑडियोलॉजी जो पुस्तक है, ये जर्मन ऑडियोलॉजी जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है, यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना समाज की परिभाषा, समाज कैसे किसको है, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। विभिन्न समाज शास्त्रियों ने समाज शब्द को भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित भी किया था। जैसे मकाइवर और पेज के अनुसार समाज की परिभाषा है, समाज रीतियों एवं कार्यप्रणालियों, प्रभुत्व एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों और उनके विभाजनों की
मानव व्यवहार के निमंत्रणों एवं स्वाधीनता की क्या है, एक अवस्था है। तो ये परिभाषा आप लोग मकाइबर के अनुसार याद रख लेना, समाज की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अलग अलग समाज शास्त्रियों ने समाज की परिभाषा भी अलग अलग दी थी भाई। अब बात करते हैं हम भारतीय समाज में विविधता के कोई दो स्वरूप याद रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो भाषा की भिन्नता है, प्राय अलग अलग प्रांतों में भाषा में विभिन्नता है। कहीं भाषा पंजाबी है तो कहीं तमिल है तो कहीं राजस्थानी है, कहीं कुछ है। भारतीय समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, सब मानने वाले। तो भाषा भी अनेक प्रकार की है और धर्म भी अनेक प्रकार की, ये दो भाषाएं विविधता हो गई। अगला प्रश्न आपके लिए मिलेगा, राजस्थान में सपेरा बस्ती कहाँ पर है? तो याद रखना गंगापुर शहर के पास सपेरा बस्ती है। इसमें लगभग 100 सपेरों के परिवार रहते हैं। इसका मुख्य काम कहाँ पर है भाई? मुख्य काम है सांप बिच्छू द्वारा काटे गए लोगों का इलाज करना। आजकल ये लोग मूर्तियां बनाकर भी बेचते हैं, सपेरे प्रजाति के लोग। तो ये गंगापुर शहर के आसपास रहते हैं। और ये गंगापुर शहर याद रखना, ठीक है, कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा वाला गंगापुर है, ये आप लोग याद रखना। भीलवाड़ा के अंदर है गंगापुर, और एक गंगापुर हमारा करौली में भी है। लेकिन अब वर्तमान में गंगापुर को नया जिला घोषित किया गया है। ये वो वाला गंगापुर नहीं है, ये गंगापुर शहर भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? ये प्रश्न अच्छा है और ये किस पर आधारित होते हैं? पूर्वाग्रह क्या है, ये किस पर आधारित होते हैं? तो पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में जो पूर्व कल्पित विचार होता है, ये जो व्यवहार हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, वो कहलाता है हमारा पूर्वाग्रह। यानी पहले से ही किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समूह के बारे में हम जो धारणा बना लेते हैं ना, वो क्या कहलाती है? पूर्वाग्रह कहलाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, शोषण किसे कहते हैं? चलिए, शोषण किसे कहते हैं? शोषण शब्द का उपयोग सामान्यतः हम उस संदर्भ में करते हैं जहाँ एक व्यक्ति या समूह के श्रम या संसाधन का कोई अन्य व्यक्ति या समूह बिना उचित भुगतान किए उसका उपयोग करता है। तो वो क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। आप किसी के पास मजदूरी करने गए और मजदूरी का आपको भत्ता नहीं मिला, तो वो आपका शोषण हो गया, ठीक है भाई। सामाजिक स्तरीकरण के दो सिद्धांत आपको याद रखने हैं। पहला सिद्धांत है सामाजिक स्तरीकरण समाज की एक विशेषता है। सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलता रहता है, और सामाजिक स्तरीकरण को विचारधारा द्वारा समर्थन भी मिलता है। तो ये तीन सिद्धांत बता दिए मैंने आपको। अगला प्रश्न है, देखेंगे, सामाजिक संसाधन या पूंजी को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है आर्थिक पूंजी, दूसरा है सामाजिक पूंजी, और तीसरा है सांस्कृतिक पूंजी। तीन प्रकार की पूंजी है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम सामाजिक विषमता किसे कहते हैं? सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति ही साधारणतः सामाजिक विषमता कहलाती है। और सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं? वह व्यवस्था जो किसी समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए ऊंच नीच की संरचना में श्रेणीबद्ध करती है, उसे समाजशास्त्री सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए अब आता है, इंपॉर्टेंट है, वर्ग और हैसियत में क्या अंतर है? बताइए भाई, वर्ग और हैसियत। वर्ग का संबंध जो होता है वो आर्थिक संसाधन से है, जबकि हैसियत का संबंध जो है वो समाज में जीवन शैली में प्राप्त प्रतिष्ठा। कि भाई वर्ग तो आप लोग जानते हो कि हम एससी कैटेगरी से है, ओबीसी कैटेगरी से है, ठीक है। जबकि हैसियत का मतलब होता है अपनी औकात। औकात का मतलब आपकी समाज के अंदर जीवन जीने की जो प्रतिष्ठा है वो किस प्रकार की, वो कहलाती है हैसियत। ओके, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है और इम्पोर्टेंट भी है, कार्ल मार्क्स ने उत्पादन का रिश्ता किसे कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्ग एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्यों का उत्पादन शक्तियों से एक साझा संबंध होता है। एक और वर्ग वह होता है जिसके पास उत्पादन के साधन हैं, और दूसरी ओर वह वर्ग जो उस साधन के साथ काम करके उत्पादन करता है। दोनों वर्गों के बीच में इस रिश्ते को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? उत्पादन का रिश्ता कहा है। और ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रख लेना इसको, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे, वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो याद रखना 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उच्च वर्ग, दूसरा है सफ़ेद पोशाक वाले श्रमिक, तीसरा है लघु संपत्ति वाले, और चौथा है शारीरिक श्रमिक वर्ग वाले लोग। तो ये 4 प्रकार के समाज को बांटा गया है पूंजीवादी समाज को वेबर के अनुसार।
अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की विविधता को स्पष्ट कीजिए। यानी कि राजस्थान में विविधता होने के बाद भी एकता है हमारे भारत की तरह। तो भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान को कई भागों में बांटा गया है। भूगोलविद इसको मरुमेल माल के नाम से जानते हैं, यानी मरु प्रदेश, माल प्रदेश और मेल प्रदेश, इन तीनों हिस्सों में फर्क करते हैं। यानी पश्चिम राजस्थान को मरु, मेरू का मतलब अरावली पर्वत प्रदेश और माल का मतलब होता है भैया मैदानी प्रदेश व पठारी हिस्से। इन तीन भागों में भौगोलिक अंतर के कारण जीवन यापन के तरीके और संभावनाओं में भी अंतर आ जाता है। इस तरह सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो मारवाड़, मेवाड़, बागड़, हड़ौती, मेवात आदि सब अनेक क्षेत्रों को हम पहचानते हैं संस्कृति के आधार पर। खान पान के हिसाब से संस्कृति, सामाजिक ढांचों और रीति रिवाजों में भी अंतर होता है। छोटे छोटे समुदाय अनेक भी होते हैं, उनमें भी अंतर होता है। कुछ वृहद समाज के अंतर्गत भी कुछ हमको विशिष्ट संस्कृति और धर्मों का अनुकरण करते हैं, तो उनका भी अंतर मिलता है। तो ये सारे के सारे अंतर हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए पढ़ना है भैया, इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोग। आइए, बचपन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, बचपन को प्रभावित करने वाले कारकों में माता पिता की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बच्चे को प्रभावित करती है। माता पिता का शिक्षित अशिक्षित होना भी बचपन को प्रभावित करता है। शिक्षित माता पिता बालक को अच्छे संस्कार दे पाते हैं। ठीक है, माता पिता की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो बालक का रहन सहन, खान पान अच्छा होगा और आवश्यकता पड़ने पर उसकी चिकित्सा भी अच्छी उपलब्ध हो पाएगी। सौतेली माता या एकल परिवार में बच्चों का बचपन संस्कारहीन रहता है। परिवार में यदि बच्चे कम हैं तो उनका बचपन अच्छा व्यतीत होगा। अधिक बच्चों में माता पिता सभी बच्चों पर अधिकतम ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, अगला प्रश्न है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या है? हालांकि प्रश्न मैंने फर्स्ट पेपर में पढ़ा दिया है, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए। औपचारिक शिक्षा नियम पूर्वक संपन्न तरीके से संपन्न होती है। औपचारिक भी होती है, कैसी? नियमित तरीके से होती है। अनौपचारिक शिक्षा घरों में प्राय परंपरागत साधन के माध्यम से पुश्तैनी धंधों में दी जाती है। कठपुतली बनाने वाले, गडरिया, लोहार, ये सब जो कर्मकांडी पंडित लोक नर्तक होते हैं ना, ये सब आदि औपचारिक शिक्षा में दक्षता प्राप्त कर अपनी जीविका कमाते हैं। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपने निवास में रहकर ही रोजगार ढूंढते हैं और रोजगार के लिए दूर दूर जाते हैं। पारिवारिक काम काज के लिए अपने गांव आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए पढ़ना है, देखिए। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। समुदायों के बीच तनाव की स्थिति में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? अगर दो या दो से अधिक समुदायों में तनाव हो जाता है तो तब शिक्षक की भूमिका क्या होगी? शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे समय आती है जब उस समय उस क्षेत्र के समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बने। ऐसे में शिक्षक संघर्ष और तनाव की बातों पर चर्चा करना अनुचित समझेगा। लेकिन कृष्ण कुमार जैसे शिक्षाविदों का मानना है कि इस रवैये को अपनाकर हम शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण मौका खो देते हैं। उनका मानना है कि विविधता में जो तनाव पैदा होते हैं वो क्यों होते हैं, संवैधानिक मूल्य क्या होते हैं, वे तनाव को कम करने में किस प्रकार हमारी मदद कर सकते हैं, विरोध में खड़े एक दूसरे की बात को कैसे जान और समझ सकते हैं, आदि बातों पर गहरी और सार्थक समझ बनाने में मददगार हो सकते हैं। यह तभी संभव होगा जब एक शिक्षक खुद संवैधानिक मूल्य में अटल विश्वास रखता हो और हमारे समाज के लिए उसके प्रति महत्व रखता हो। ठीक है भाई, अगला है, सामाजिक विषमता एक सामाजिक कैसे है? तो ये प्रश्न आपको याद करना है। हमारे आसपास व्याप्त विषमता लोगों के मेहनत व्यय न करने और बुद्धि की कमी के कारण नहीं है, बल्कि सामाजिक कारणों से है। सामाजिक विषमता सामाजिक इसलिए है क्योंकि वे व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से संबंध है। पहली चीज़, वे आर्थिक नहीं है, यद्यपि सामाजिक और आर्थिक असमानता में सामान्यतः एक मजबूत संबंध होता है। तीसरा है कि वे व्यवस्थित एवं संरचनात्मक है, अर्थात सामाजिक असमानता का एक निश्चित स्वरूप होता है। तो ये हमारी सामाजिक विविधता सामाजिक कैसे है, इसके कारणों का हमने पता लगा लिया। तो ये आप लोग पढ़ के जाएंगे प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए याद रखना है, सामाजिक विषमता से मतलब क्या है? हालांकि ये प्रश्न मैंने ऊपर बता दिया है और आप लोग अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे इस प्रश्न को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया, उत्पादन का रिश्ते कैसे कहते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए देखिए,
किस प्रकार से एक सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी शिक्षा का क्या योगदान है सामाजिक परिवर्तन में, शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे समाज पे। भारतीय समाज जहाँ सामाजिक संवाद बहुधा लिखित रूप में होता है, वहाँ साक्षरता आत्मरक्षा का सबसे पहला सशस्त्र बन जाती है। एक निरक्षर व्यक्ति अदालत में अपना बचाव कर पाने में, बैंक से ऋण ले पाने में, सुनिश्चित रोजगार के लिए स्पर्धा कर पाने में, अपने विरासत अधिकारों को लागू कर पाने में, यहाँ तक कि सही वश में चढ़ पाने में, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने में, अर्थात आधुनिक समाज के क्रियाकलापों में भाग लेने में सामान्यतः कुछ न कुछ असमर्थता का अनुभव करता है। कौन? एक निरक्षर व्यक्ति। इन सभी समस्याओं के निराकरण के रूप में देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो भाई आप लोग भी जानते हो कक्षा 1 से 5वीं तक तो हमारे सभी माता पिता लगभग पढ़े होते हैं और यही उनकी पढ़ाई जो होती है हमारे सामाजिक दैनिक जीवन में काम भी आती है। ठीक है ना, तो याद करते जाइए फटाफट से, है ना। अब हम बात करेंगे, आगे आता है अगला प्रश्न है अस्पृश्यता क्या है, जिसको हम बोलते हैं छुआछूत। आज हमारे देश के अंतर्गत इतनी सारी प्रॉब्लम जो है ना, ये जो जातिवाद चल रहा है ना, ये सबसे बड़ी एक लाइलाज बीमारी है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जो संगठन बनाने में, सभी धर्मों को सम्मिलित करने, एकजुट बनाने में, सभी समाजों को, सभी जातियों को एकजुट बनाने में ये सबसे बड़ी समस्या है। तो देखिए मैं सब विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि इस अस्पृश्यता की बीमारी को आप लोग छोड़िए। कौन किस जाति से बिलोंग करता है इस चीज़ पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। जितने भी अब आप लोग शिक्षित एक कर्मचारी वर्ग से बिलोंग करते होंगे, सॉरी एक का मतलब आप लोग एक शिक्षक का वर्ग से बिलोंग कर रहे हो, सबके सब एसटीसी कर रहे हो, तो मेरा आप लोगों से केवल एक ही निवेदन है कि आप जितने भी जातियों के विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ रहे हैं सब एक दूसरे में भाईचारा रखेंगे, कभी भी किसी भी बच्चे से एक दूसरे में अपनत्व की भावना को ही अपनाएं, कभी भी एक दूसरे में छुआछूत या जातिवाद को महसूस नहीं होने दो। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि अस्पृश्यता एक ऐसी सामाजिक घटना, एक कुरीति है जिसमें अल्प समूह के सदस्यों को सामाजिक रीति रिवाजों की मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है। पृथक किए गए समूह के सदस्यों को अस्पृश्यता कहा जाता है। अस्पृश्यता का अर्थ है कदापि नहीं है कि एक जाति विशेष का सदस्य किसी दूसरी जाति उपजाति के सदस्यों को नहीं छू सकता, वरन एक तथाकथित उच्च वर्ग द्वारा निर्मित एक ऐसी अभिवृत्ति या धारणा होती है जिसमें विचारों या मान्यताओं की एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कार्य करती है, जिसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो यही क्या कहलाती है? अस्पृश्यता कहलाती है। तो जाति पाति को छोड़िए और सीधे सीधे मुद्दे की बात करें कि हम एक शैक्षिक वर्ग से बिलोंग करने वाले मानव है। हमारा धर्म जो है रियलिटी वो है हमारा मानव धर्म। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है हमारा धर्म क्या है? मानव धर्म है। ठीक है ना, मानव धर्म है, इंसानियत धर्म है हमारा, याद रखें आप लोग इस चीज़ को। और हमारी जाति क्या है? जाति हमारी कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम मानव ही हमारी जाति है, मानव ही हमारा धर्म है, इंसानियत ही हमारी सब कुछ है। तो आज के बाद कभी भी कोई विद्यार्थी इस छुआछूत की बीमारी को अपने समाज में नहीं फैलाएगा। आप जब बड़े हो जाओ ना, तब आप जब भी राजनीति की चीज़ों में जाओ तो आप जातिवाद या छुआछूत मत करना। मेरा आपसे इसी ही स्टेज पर थोड़ा सा निवेदन है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।